लगभग 34 साल तक यहाँ वामपंथी शासन रहा, यानी कि एक विदेशी विचारधारा, उसका प्रभाव इस क्षेत्र में रहा। हर तरफ लाल सलाम, इनकलाब जिंदाबाद, लाल झंडा, सिर्फ इतना ही नहीं दिखता था, बल्कि वहाँ की अगर राजनीति का स्वरूप देखें तो वो भी एक राजनीति जो थी उसका रक्त चरित्र दिखाई देता था। जितनी हिंसा, जितनी मारपीट पश्चिम बंगाल में हम लोग को देखने को मिली, शायद कम ही राज्य ऐसे होंगे जहाँ पे इतनी राजनीतिक हिंसा हुई। अमित शाह पहुँच जाते हैं पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल में भी कहाँ, उत्तरी पश्चिम बंगाल के बूथ नंबर 93 पर, यानी कि वो क्षेत्र जिसको नक्सलवाड़ी कहा जाता है। भद्रलोक की हवा बदल रही है। अब जो बयार चल रही थी वो राष्ट्रवादी होती आ रही है। उसकी सुगंध बहुत दूर दूर तक महसूस की जा सकती है। हालांकि ममता बनर्जी की भी जड़ें काफ़ी मजबूत हैं वहाँ पर, लेकिन हाल फिलहाल में हुई 2 घटनाओं ने उनकी जड़ों को हिला के रख दिया है। एक घटना संदेश खाली की, CAA को लेकर जो रुख ममता बनर्जी ने अपनाया, उसका विरोध किया ताकि मुस्लिम वोटों को वो अपने साथ रख सकें बंगाल के। ममता बनर्जी को ये लगातार डर है कि मुस्लिम वोट उनसे छिटककर CPM या कांग्रेस या पीरजादा जी की ISF की तरफ ना चला जाए। प्रणाम मित्रों, मैं हूं विकास सक्सेना। सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण के YouTube चैनल चैतन्य में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विकास की बात। सर्वप्रथम आप सभी के लिए मदनोत्सव होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जीवन, आपके मित्रों का, आपके परिवारजनों का और आपके समस्त शुभचिंतकों का जीवन मान, सम्मान, यश, वैभव, कीर्ति, संपन्नता सभी के रंगों से सराबोर रहे, ऐसी शुभकामनाएं। हमारे लोकतंत्र का भी पावन पर्व शुरू हो चुका है। लोकसभा के चुनाव की डुगडुगी बज चुकी है। नामांकन भी चल रहे हैं प्रथम चरण के मतदान के लिए। ऐसे में आज हम लोग बात कर रहे हैं एक राज्य पश्चिम बंगाल के विषय में। पश्चिम बंगाल में लगभग 7 दशक तक जो राष्ट्रवादी विचार हैं, जो राष्ट्रवादी सोच है, उसका उतना अधिक प्रभाव देखने को नहीं मिला जितना अन्य राज्यों में देखने को मिला। हालांकि जनसंघ के संस्थापक पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसी पश्चिम बंगाल से, इसी भद्रलोक से आते थे, लेकिन वो विचारधारा उतनी अच्छी तरीके से अपने पांव वहां पर नहीं जमा पाई। लगभग 34 साल तक यहाँ वामपंथी शासन रहा, यानी कि एक विदेशी विचारधारा, उसका प्रभाव इस क्षेत्र में रहा। हर तरफ लाल सलाम, इनकलाब जिंदाबाद, लाल झंडा, सिर्फ इतना ही नहीं दिखता था, बल्कि वहाँ की अगर राजनीति का स्वरूप देखें तो वो भी एक राजनीति जो थी उसका रक्त चरित्र दिखाई देता था। जितनी हिंसा, जितनी मारपीट पश्चिम बंगाल में हम लोग को देखने को मिली, शायद कम ही राज्य ऐसे होंगे जहाँ पे इतनी राजनीतिक हिंसा हुई। लेकिन इस पश्चिम बंगाल की अब हवा बदल रही है। वहाँ की राजनीतिक बयार अब लाल से भगवा की तरफ बढ़ रही है। सबसे पहले इस लाल जो झंडा था, लाल सलाम का जो गूंज थी, उस पर प्रहार किया ममता बनर्जी ने, और सन 2011 में वामपंथी शासकों को उखेड़कर उन्होंने तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनाई। वामपंथी शासन में जो सबसे बड़ी उनकी चूक कही जा सकती है, एक तो नंदीग्राम का जो आंदोलन था, उस पर आंदोलनकारियों पर उन्होंने गोली जो चलवाई थी बुद्धदेव भट्टाचार्य ने, वो उनको बहुत महंगी पड़ी। किसान आंदोलन कर रहे थे, किसानों ने, अराजक हो गया था आंदोलन, ये भी बात सही है, और उसके बाद उन्होंने वहाँ की फौज भेजी, पुलिस भेजी। आरोप है कि उसमें बहुत सारे CPM के, जो कट्टर CPM के कैडर था, वो उसमें शामिल था। फायरिंग हुई, तमाम लोग मारे गए। लोग यहाँ तक आरोप लगाते हैं कि 100 से ज़्यादा लोग उसमें नंदीग्राम के लापता हो गए थे। और उसके बाद में सिंगूर का जो कांड हुआ, जो टाटा का प्लांट लग रहा था, उसके खिलाफ किसानों ने आंदोलन किया। और ये 2 घटनाएं
वामपंथी शासन के लिए अंत का कारण बनी, उनकी जड़ें वहां से उखड़ गईं। लेकिन मुकाबले में वामपंथी थे और सामने तृणमूल कांग्रेस थी। लाल सलाम और लाल झंडा वो बहुत नीचे नहीं आया, वो लगातार अपनी जड़ें जमाए हुआ था। लेकिन धीरे 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 राष्ट्रवादी विचार भी वहां पर विकसित हो रहे थे। और सन 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें एक कमाल की चीज देखने को मिली। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन करते हुए 42% वोटों के साथ 18 सीटों पर विजय हासिल कर ली 42 में से। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। और जो वामपंथी दल जिन्होंने 34 साल तक वहां शासन किया था, उन्हें एक भी सीट हासिल नहीं हुई। ऐसा क्यों हो गया? याद कीजिए सन 2017 को। सन 2017 में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जो इस समय के गृह मंत्री हैं, अमित शाह। उड़ीसा में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई जिसमें कुछ फैसले लिए गए और उसके ठीक 10 दिन बाद अमित शाह पहुंच जाते हैं पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल में भी कहां? उत्तरी पश्चिम बंगाल के बूथ नंबर 93 पर, यानी कि वो क्षेत्र जिसको नक्सलवाड़ी कहा जाता है। नक्सलवाड़ी, आपने नक्सल आंदोलन का नाम सुना होगा। यही नक्सलवाड़ी थी जहां से सन 1967 में वामपंथी नेता चारू मजूमदार ने सशस्त्र जो है विद्रोह या सशस्त्र जो है वो एक आंदोलन शुरू किया था। उस नक्सलबाड़ी गांव की वजह से ही इसको आज भी नक्सल आंदोलन बोलते हैं। और वहां जो बंगाल की एकदम सबसे कठोर और सबसे सख्त वामपंथी विचारधारा वाली जमीन थी, वहां से सिंहनाद किया राष्ट्रवादी विचारों का, जय श्री राम के उद्घोष का भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने। और वहां से शुरू होती है एक नई पहचान और एक नया आंदोलन। लगभग 2 साल के भीतर इतनी गहरी जड़ें जमा ली भारतीय जनता पार्टी ने कि सन 2019 के लोकसभा चुनाव में 18 सीटों पर जीत हासिल की। इसके बाद जब विधानसभा चुनाव हुए तो जो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 3 सीटों पर थी, उसकी सीटें बढ़कर 70 से ज़्यादा हो गई। 73 या 76 है, बिल्कुल एकदम सही मुझे याद नहीं है, शायद 76 सीटें हो गई थी। यानी कि लगभग आपका 25 गुना से ज़्यादा। तो जो वामपंथ वहां पे पूरी तरीके से जड़ें जमाया हुआ था, चारों तरफ लाल रंग दिखाई देता था, लाल झंडा दिखाई देता था, वहां पर अब भगवा फहरा रहा है। अगर हम बात करें 2024 के लोकसभा चुनाव की, तो इसके चुनावी नतीजे तो 4 जून को आएंगे। 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने 18 सीटें जीती। लेकिन अगर हम कहें वैचारिक स्तर पर, तो वैचारिक विमर्श के स्तर पर भारतीय जनता पार्टी काफी आगे निकल चुकी है। जो युवा एक दूसरे को अभिवादन में लाल सलाम और इनकलाब जिंदाबाद के नारे बोला करते थे, अब वो जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम ऐसे उद्घोष कर रहे हैं। वो जय बांग्ला इस तरह के उद्घोष कर रहे हैं विदाई के समय पर। भद्रलोक की हवा बदल रही है। अब जो बयार चल रही थी वो राष्ट्रवादी होती जा रही है। उसकी सुगंध बहुत दूर दूर तक महसूस की जा सकती है। हालांकि ममता बनर्जी की भी जड़ें काफी मजबूत हैं वहां पर, लेकिन हाल फिलहाल में हुई 2 घटनाओं ने उनकी जड़ों को हिला के रख दिया है। एक घटना संदेश खाली की। सिर्फ पश्चिम बंगाल नहीं, देश भर में जिसने भी संदेश खाली की महिलाओं की पीड़ा को सुना, उनके साथ हुए यौन दुर्व्यवहार और बलात्कार की घटनाओं को सुना, उसका हृदय द्रवित हो गया। लेकिन देश की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उन पीड़ित महिलाओं के साथ संवेदना जताने की जगह
ये बताने की कोशिश कर रही थी कि वो महिलाएं झूठ बोल रही हैं क्योंकि उन्होंने अपना चेहरा ढक रखा है। उन्हें उनकी बातों में, उनकी दर्द में सच्चाई नजर नहीं आ रही थी और वो इस पूरे घटनाक्रम के सबसे बड़े आरोपी शेख शाहजहां को बचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही थी। 56 दिन तक जो ईडी के अधिकारियों पर हमला किया था शेख शाहजहां ने, उसके 56 दिन बाद तक शेख शाहजहां फरार रहा। पुलिस ने उसे गिरफ्तार नहीं किया और जब वो गिरफ्तार हो गया तो हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद शेख शाहजहां को सीबीआई के सुपुर्द करने में आनाकानी की गई। सुपुर्द नहीं किया गया। जब उन पर न्यायालय की अवमानना का मामला चलना शुरू हुआ पुलिस पर, बंगाल की पुलिस पर, तब शेख शाहजहां को बंगाल पुलिस ने सीबीआई के हवाले किया। इस घटना के बाद पूरे के पूरे बंगाल में, केवल संदेशखाली में नहीं, पूरे बंगाल में महिलाएं जो हैं वो ममता बनर्जी से थोड़ा सा विमुख हुई हैं। उन्हें ममता बनर्जी में वो ममता नजर नहीं आ रही है जो ममता बनर्जी कभी मां, माटी और मानुष का नारा दे करके बंगाल से अपनत्व का जो है वो प्रचार किया करती थी और अपनत्व का एहसास कराया करती थी। इसके बाद ममता बनर्जी का एक बहुत बड़ा जो समर्थक वर्ग जो था वो मतुआ समुदाय में भी था। आपको याद होगा किस तरीके से जो बांग्लादेश की लेकर के इनके बीच में जाया करती थी। लेकिन सीएए को लेकर जो रुख ममता बनर्जी ने अपनाया, उसका विरोध किया ताकि मुस्लिम वोटों को वो अपने साथ रख सकें बंगाल के। आप समझ लीजिए कि बंगाल में जो आईएसएफ है, इंडियन सेक्युलर फ्रंट, वो पीरजादा जी की पार्टी है। वहाँ का एक प्रमुख फुरफुरा शरीफ है, एक प्रमुख दरगाह है, उससे जुड़े हुए हैं। तो इसलिए मुसलमान वोट कहीं पीरजादा जी की आईएसएफ की तरफ जो है वो ना चला जाए, कांग्रेस पार्टी की तरफ ना चला जाए, जैसा कि पूरे देश में लग रहा है कि मुस्लिम वोट कांग्रेस की तरफ जा सकता है। अपने पुराने संगठन, पुरानी पार्टी सीपीएम की तरफ ना चली जाए, क्योंकि सीपीएम आईएसएफ और कांग्रेस का समझौता था। अब हालांकि ये सुनने में आ रहा है कि ये दोनों दल अलग अलग लड़ेंगे, सीपीएम और कांग्रेस। लेकिन ममता बनर्जी को ये लगातार डर है कि मुस्लिम वोट उनसे छिटककर सीपीएम या कांग्रेस या पीरजादा जी की आईएसएफ की तरफ ना चला जाए। इसलिए वो लगातार उन्होंने सीएए का, नागरिकता संशोधन कानून का जोरदार ढंग से विरोध किया। इससे मतुआ समुदाय उनसे बहुत नाराज है। अब ये मान के चलिए कि इस चुनाव में मतुआ समुदाय के वोट उन्हें मुश्किल से मिल पाएंगे। ममता बनर्जी की चिंता इसलिए भी है क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस ने जो सागरदीघी का विधानसभा उपचुनाव था उसमें जीत हासिल कर ली थी, वहां से वायरन विश्वास कांग्रेस के जीत गए थे। हालांकि बाद में वायरन विश्वास ने कांग्रेस छोड़कर तृणमूल कांग्रेस की सदस्यता ले ली है, लेकिन फिर भी 50% से ज़्यादा मुस्लिम वोटों वाली सागरदीघी विधानसभा से अगर तृणमूल कांग्रेस का प्रत्याशी हारता है और कांग्रेस का प्रत्याशी जीतता है तो ये ममता बनर्जी के लिए चिंता की बात तो है। इसके अलावा पंचायत चुनावों में भी आईएसएफ ने और सीपीएम और कांग्रेस का जो गठबंधन था इसने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया टीएमसी के मुकाबले। इससे भी ममता बनर्जी की चिंताएं बढ़ी हुई हैं। वो मुस्लिम वोटों को अपने साथ रखना चाहती हैं, इसीलिए उन्होंने नागरिकता संशोधन कानून में का बहुत पुरजोर विरोध किया और कहा कि बंगाल में इसको लागू नहीं होने देंगे। हालांकि ये भी सही है कि नागरिकता देना, नागरिकता के संबंधी जो कानून है वो केंद्र का विषय होते हैं, इसमें राज्य सरकार कुछ भी नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी मुसलमान वोटों को अपने खेमे में रखने के लिए वो सार्वजनिक मंचों से अपनी चुनावी सभाओं में लगातार इसका विरोध कर रही हैं। तो ऐसी हालात में मतुआ समुदाय भी बहुत तेजी से उनसे दूर होकर के भाजपा के खेमे में गया। हालांकि पिछले चुनावों में भी मतुआ समुदाय भाजपा के साथ रहा था। तो ऐसे में ये माना जा रहा है
कि जो बंगाल की हवा है वो जिसमें लाल झंडा, लाल सलाम और राजनीति का रक्त चरित्र हमको देखने को मिलता था, वो अब राष्ट्रवाद, भारत माता की जय, जय श्री राम, वंदे मातरम ऐसे नारों से गूंज रहा है। वैचारिक स्तर पर लड़ाई आगे बढ़ चुकी है और उम्मीद है इसका प्रभाव हमें इस बार होने वाले लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। 4 जून को चुनाव नतीजे आएंगे, तब देखते हैं कि इसका कितना प्रभाव वोटों में तब्दील हुआ। आज के अंक में बस इतना ही, अगले अंक में हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए, आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो आपसे ये भी अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद, प्रणाम।